एनीमिया का निदान करने के लिए हड्डियों की मज्जा के नमूनों की भी आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि कुछ अननोन कॉज से बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ब्लड कैंसर है या हीमोलाइटिक कोई बीमारी है जिससे उसका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, तब बोन मैरो को निकाला जाता है। और अपन जानते हैं कि बोन मैरो कहाँ पर होता है, स्टर्नम में होता है। और बड़े बड़े जो ज्वाइंट रहते हैं, नी ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है, यहाँ से भी निकाला जाता है बोन मैरो को, जो हड्डियों के अंदर रहता है। पिछली बार जो है वो बोन मैरो के अपन ने बताए थे कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं और कभी कोई ऐसा बोन का पीस आता है तो उसको निकाला जाता है, तो ये बोन मैरो उबलने के बाद ब्लैक या ब्राउन कलर का हो जाता है। जबकि बॉडी में जब ये रहता है तब ग्लिसरीन टाइप जिलेटिन कलर का रहता है। और उसको शीशी में निकालते हैं बूंद बूंद करके, तो मुश्किल से 4 या 5 बूंद निकलती हैं उसकी। इतना ही इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी होता है। एनीमिया का निदान हो जाने से उसके कारण जानने में सुविधा हो जाती है। विटामिन की कमी के कारण हुआ एनीमिया और लंबे समय तक चल रही बीमारियों के कारण हुआ एनीमिया, ये प्लास्टिक एनीमिया, हड्डियों की मज्जा से संबंधित एनीमिया, ये सब अपन जिक्र कर चुके हैं। हीमोलाइटिक और सिकल सेल थैलेसीमिया, इनके बारे में भी बता चुके हैं। ये कुछ लोग इसका स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं, तो हम फिर से भी जो है वो इसको बता देते हैं सामने, ताकि वो इसका स्क्रीनशॉट ले सके। ये सेकंड एडिशन है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है सेकंड एडिशन, संस्करण, हाँ, बेसिक हेल्थ एंड केयर। इसकी फोटो हम और ग्रुप में डाल देंगे लेके, ताकि स्क्रीनशॉट उसकी ले सके। सर एक्चुअली आप टॉपिक का फोटो सेंड कर देना हमें, ताकि हम नोट्स बना ले प्रॉपर। हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। अब कुछ लोगों के पास ये वाली बुक होगी, बेसिक एंड हेल्थ केयर, तो इसमें से अपन पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट जो रह गया था। हाँ, दोनों बुक के हम पिक खींच के और ग्रुप में डलवा देंगे, गुप्ता जी डाल देंगे। अभी क्लास के बाद हम तत्काल खींच के डाल देंगे। और सेकेंड एडिशन भी लेना है। एक है सेकेंड एडिशन में ये 4 बीमारी जो शामिल की गई हैं, हाँ 4 बीमारी शामिल की गई हैं। अगर उसमें से पढ़ना हो तो सेकेंड एडिशन भी लेना पड़ेगा। ऐसा वहाँ सेंटर में आप बोल सकते हैं कि हमें सेकेंड एडिशन चाहिए, तो मिल जाएगा। थैंक यू। अब देखते हैं अपन, हाँ, खून की कमी या एनीमिया के द्वारा जो बॉडी में अपन को नुकसान हो जाता है, वो देखते हैं क्या 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 नुकसान हो सकता है, यानी कि सिम्टम्स अपन जिसको बोल सकते हैं। हाँ, ये प्रेम सिंह जी को ग्रुप में शामिल कर लेना, विशेष गुप्ता जी, उनका मैसेज है। और उनसे नंबर ले लेना और नंबर लेके कर दे। हाँ, चैट में नंबर सेंड कर दे। खून की कमी से सबसे पहले अपन देखते हैं अत्यधिक थकान। एनीमिया गंभीर होने की स्थिति में दैनिक कार्य नहीं करने की सलाह देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को उससे अत्यधिक थकान हो जाती है। ये प्रेम सिंह जी का नंबर आ गया है, ले लीजिए आप गुप्ता जी, और उसको ग्रुप में शामिल कर लीजिए। तो पहला है एक्सेसिव टायर्डनेस, जो लोग इंग्लिश में थोड़ा बहुत चाहते हैं तो उसमें अपन बता देते हैं एक्सेसिव टायर्डनेस, अत्यधिक थकान लगती है। अब इसका कारण बता देते हैं कि पेशेंट को अत्यधिक थकान क्यों लगती है। जब किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है 14-15 मेल में और 11-12 फीमेल में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी पूरी बॉडी में सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन या ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जितने भी ऑर्गन हैं उनको जो चाहिए ब्लड की मात्रा वो ले रहे हैं और वहां पर उनकी पूर्ति हो रही है, तो किसी प्रकार की टायर्डनेस नहीं आती। परंतु
तो खून की कमी के कारण, ये सुजीत जी को भी शामिल कर लेना, उनने भी भेजे हैं नंबर। खून की कमी के कारण ब्लड का समानांतर डिस्ट्रीब्यूशन, समानांतर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हेड टू टो, सिर से लेके तो पैर का अंगूठे तक। यदि ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन समानांतर नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा थकान लगती है और काम करते नहीं बनता, यानी कैपेसिटी जो है उसकी कम हो जाती है। जैसे कि और भी लोग नंबर भेज रहे हैं तो उसको नोट करते जाना गुप्ता जी। जैसे कि अपन देखते हैं, कोई मजदूर है और वो गेहूं की या सीमेंट की 25 बोरी पर डे ट्रक में डाल देता है या उसमें लोड कर देता है, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसको 10 बोरी डालने के बाद ही थकान होने लगेगी और वो नहीं कर पाएगा। तो ये कहलाती कैपेसिटी में अंतर आना। कोई ड्राइवर है जो 300 किलोमीटर गाड़ी चलाता है मगर 100 किलोमीटर चलाने के बाद ही थक जाता है, तो वो कंप्लेंट करता है कि मुझे जो है वो बहुत ज्यादा थकान होती है, तब उसकी हीमोग्लोबिन की चेक की जाती है। इसी प्रकार जो जो जिस जिस प्रोफेशन में है उसकी कैपेसिटी घट जाना इंडिकेट करता है कि उसको एनीमिया या किसी भी प्रकार की पैथोलॉजी डेवलप हुई है जिसके कारण उसको कैपेसिटी उसकी घट गई। सेकेंड है गर्भावस्थाओं में संबंधित जटिलताएं। ये फोलेट की कमी, फोलेट मतलब ये आयरन रहता है, इसलिए अपन उसको टैबलेट फोलेट के नाम से देते हैं। आयरन की कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिला को गर्भावस्था में जटिलताएं हो जाती हैं, जैसे शिशु का जन्म में समय से पहले हो जाना, परंतु वो तो बात की बात रहती है। जो फीमेल रहेगी वो खून की कमी से, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, इसलिए टैबलेट फोलेट देते हैं अपन। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के होने के कारण चौथे महीने के बाद प्रेग्नेंट वुमन किसी भी काम करने के प्रति असमर्थ हो जाती है, क्योंकि उसको थकान लगती है। यदि तो इसका मतलब कि उसका जो शिशु है या भ्रूण है वो बहुत ज्यादा ब्लड को खींच रहा है और उसके शरीर में खून की कमी होने लगी, और उसको चेक करवा सकते हैं अपन। चेक करवा के फिर फोलेट की मात्रा, उसकी डाइट में आयरन की मात्रा, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें विटामिन B12, साइनोकोबालामिन और ऐसी चीजें, गुड़ से सबसे जल्दी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जैग्रीन बोलते हैं अपन जिसको, जैग्रीन इज ए बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन डी आल्सो एंड हीमोग्लोबिन। और उसके अलावा टमाटर, अनार, अंजीर और ड्राई फ्रूट्स, ये सभी जो है वो शामिल करके उस फीमेल को, गर्भवती फीमेल को हीमोग्लोबिन की कमी से बचाया जा सकता है। खून की कमी या हीमोग्लोबिन आरबीसी की कमी से हृदय संबंधित समस्याएं भी आती हैं। एनीमिया के कारण इरिथमिया हो सकता है, क्योंकि एनीमिया में हृदय के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और इरिथमिया के कारण पल्स जो है वो पेशेंट की इरेगुलर चलती है। काला गुड़, काला गुड़ है, काला लें, जला लें, दानेदार लें, कोई भी गुड़ की मात्रा जो है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, जबकि शक्कर की जो मात्रा है वो कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने का काम करती है। शक्कर में उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता जो गुड़ में बनता है, क्योंकि शक्कर बनती है चाशनी से और गुड़ जो है वो डायरेक्ट गन्ने के रस से बनता है। गन्ने के रस को जो है वो चाशनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। गन्ने का रस अपन जानते हैं कि हरे कलर का दिखाई देता है, और उसी में जो है वो मात्रा रहती है हीमोग्लोबिन की। जबकि चाशनी ट्रांसपेरेंट होती है और पानी जैसी दिखाई देती है गाढ़ी, और चाशनी बनाने के बाद जो है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो अलग अलग जो है वो अपन बताते जाएंगे। ज्यादा रक्त पंप कर, अच्छा ये हृदय का बता रहे थे अपन कि जो ब्लड है अगर कम रहे तो जो हार्ट है उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और हार्ट को ज्यादा चाशनी, चाशनी मीन्स
the solution of sugar, the excess quantity of sugar are dissolved in little quantity of water. So this type of solution is called चाशनी. बाकी और किसी को समझ में ना आया हो चाशनी तो बता देते हैं. इंग्लिश में हमने अभी बताया. The large quantity of sugar are dissolved in little quantity of water, and this solution is called चाशनी. हनी अलग चीज है. हनी जो है वो उसका वेक्टर चेंज हो जाता है. हनी जैसी डाइल्यूट रहती है जरूर दिखती है, पर हनी का कलर येलो कलर रहता है. कॉन्सेंट्रेट शुगर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं. हाँ, अब देखते हैं कि खून की कमी से चाशनी तो सर वो घर में इतनी सारी मिठाइयाँ बनाते हैं उसमें सब में यूज होती है चाशनी. तो सभी चाशनी जिसको नहीं पता नहीं कैसे नहीं पता चल लोगों को चाशनी. सक्सेना जी, आपको अगर कोई चीज पता है तो अपन ऐसा नहीं सोच सकते कि सबको पता है. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो क्षेत्रीय रहते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कुछ कुछ अलग अलग नाम से कोई चीज जानी जाती है. तो हम जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ओके सर तो उसमें भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को कुछ चीजों का नॉलेज नहीं रहता. हाँ, तो कभी अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हमें मालूम है तो वो सबको क्यों नहीं मालूम. भाई वो कोई टच में नहीं आया है तो उसको जरूरी नहीं कि उसको मालूम हो. हम एक दिन स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे कॉलेज में और हमने बताया कि शुगर पेशेंट को अपने जेब में हमेशा संतरे की गोली रखना चाहिए. तो संतरे की गोली भी आप जानते हैं कि एक प्रकार का ऑरेंज की जो पीपरमेंट रहती है उसका नाम संतरे की गोली, जिससे कि कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो तो वो अपन उस गोली को मुंह में रख सकते हैं, पेशेंट को कह सकते हैं. परंतु जब स्टूडेंट से हमने बोले तो उसमें से 2 स्टूडेंट के फेस पे कोई सिम्टम नहीं थे. तो हम समझ गए कि इनको शायद दुकान में डब्बे से कभी कोई पीपरमेंट ली हो, तो उन्होंने मना कर दी. बोले हम नहीं जानते. वो पीपरमेंट किसको समझ रहे थे? पान में डालने वाली जो ठंडाई रहती उसको पीपरमेंट समझ रहे थे. तो वो ऐसा फिर हमारे को लगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को सब चीज मालूम हो, इसलिए उसको बताना पड़ता है. और 90% लोगों को चाशनी मालूम, मगर हो सकता है कि 10% नहीं मालूम, तो उसको अपन बता देते हैं. इसके अलावा जो सिम्टम्स आते हैं, थकान वगैरह हो गई. अब जैसे किडनी है, किडनी को अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की आवश्यकता होती है, वो भी प्रेशर के साथ. और इसलिए ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए ताकि किडनी जो है वो उसको छानकर, ब्लड को छानकर यूरिन बना सके. परंतु यदि मान लो हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है किसी का लगातार 60/70 या 50/90, इस प्रकार के ब्लड प्रेशर को लो ब्लड प्रेशर के रूप में गिना जाता है. जो 100 mm ऑफ Hg से कम अगर सिस्टोलिक हो रहा है, सिस्टोलिक मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर, और ऊपर का और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर रहता है वो डायस्टोलिक रहता है. इसकी अपन ने डेफिनेशन लास्ट टाइम बताए थे. तो डायस्टोलिक means the minimum work of the heart and systolic means the maximum work of the heart. तो जब मैक्सिमम ब्लड वर्क करता है हार्ट, तब वो ऊपर का ब्लड कहलाता है, जिसमें कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है जो अपन 120 गिनते हैं, और जब रिलैक्स होता है तो उसमें अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है, मिनिमम वर्क ऑफ द हार्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट करने में ज्यादा मेहनत लगती है और रिलैक्स होने में कम मेहनत लगती है. इसलिए मैक्सिमम वर्क ऑफ द हार्ट, मिनिमम वर्क ऑफ द हार्ट, ये दोनों चीजें गिनी जाती है. और यदि मान लो ब्लड का प्रेशर कम हो तो किडनी में जाने वाला ब्लड जो है वो
छान नहीं पाता फिर किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन रहती हैं जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट के रूप में गिनी जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि ब्लड नहीं छनेगा तो फिर यूरिन कैसे बनेगा, और यूरिन नहीं बनेगा तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ते चला जाता है। इसलिए जो है वो किडनी फेल की स्थिति में पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। ऐसे में उसको अपन जानते हैं कि लेसिक्स नामक टैबलेट या इंट्रावीनस लेसिक्स का, जिसमें फ्रूसामाइड रहता है, वो दिया जाता है। और बहुत सारे मित्र लोग फ्रूसामाइड का उपयोग करते होंगे। और फ्रूसामाइड के बारे में हम बता दें कि फ्रूसामाइड किडनी में आदत डाल देता है उसकी कि बिना फ्रूसामाइड के फिर जो है वो उसको यूरिन पास नहीं होती। इसलिए फ्रूसामाइड या लेसिक्स नाम की जो टैबलेट है या इंट्रावीनस इंजेक्शन है, उसका उपयोग जरूर करें, परंतु उसका मिनिमम उपयोग करें। पेशेंट को एप्रिशिएट करें कि वो पानी, डायूरेटिक रहता है ये, पानी पिए और पानी पी के हाथ पैर थोड़ा चलाए। जितना व्यक्ति चलेगा या पैदल चलेगा तो वैसे उसी को यूरिन ज्यादा होगी। इसी कारण कहीं टहलने जाते हैं या पैदल चलते हैं तो फिर वो यूरिन होती, क्योंकि वो किडनी का फंक्शन उसमें बराबर बना रहता है। और यदि लेसिक्स का इस्तेमाल करना है तो रिटेंशन यूरिन में करते हैं, मगर उसको कम ही करें तो ज्यादा अच्छा है। एज नीड, उसको आवश्यकता है तो बिल्कुल करें, पर नहीं है आवश्यकता उसको कहें कि अपने आप करके देखें। तो फिर वो गर्मी के दिनों में जैसे यूरिन कम होती है, ठंड के दिनों में ज्यादा होती है, तो वो करके किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि एनीमिया का प्रभाव जो है वो किडनी पे सबसे ज्यादा पड़ता है, उसके बाद लीवर पे। लीवर में पोर्टल वेन के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और इंटेस्टाइन से आती है ये पोर्टल वेन जो सभी खाद्य पदार्थों को लेकर आती है। इसके अलावा स्किन में जो चमक रहती है, लालपन रहता है या मेम्ब्रेन में लालपन रहता है, लिप्स पिंक रहते हैं, आंखें लाल दिखाई देती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जहां जहां वो रेड दिखाई देती है, वो सभी जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। परंतु यदि किसी पेशेंट को एनीमिया है तो ये सब चीजें कम हो जाएंगी, जिसमें पेल येलो कलर हो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन। पेल येलो यानी हल्का डल डल पीला जो रहता है वैसे कलर का हो जाएगा, डलनेस। जो ब्राइटनेस दिखाई देती है म्यूकस मेम्ब्रेन में, लिप्स में, वो डल हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। तो ये भी अपन देख के पता लगा सकते हैं। खून की कमी से जो मृत्यु वाला दिया है, कुछ अनुवांशिक एनीमिया जैसे सिकल सेल एनीमिया गंभीर बीमारी है और जानलेवा बीमारी हो सकती है, और रक्त की अत्यधिक कमी के कारण हार्ट पे लोड पड़ता है और कभी कभी अटैक से उसकी डेथ भी हो सकती है। खून की कमी से और कौन कौन से रोग हो सकते हैं? शरीर में खून की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं, और एनीमिया होने पे थकान तो महसूस होती है, ठंड ज्यादा लगती पेशेंट को, चाहे गर्मी के दिन हो या बरसात के, पर उसको ठंड सभी सीजन में एक बार लग सकती है। KFT टेस्ट किडनी के लिए ही है। खून की कमी की वजह से ठंड लगती, चेहरा पीला पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर के हिस्सों को अपना काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल रहा है। एनीमिया बहुत गंभीर हो जाए तो इसकी सबसे गंभीर जटिलताएं में टिश्यू हाइपोक्सिया उत्पन्न होती है। टिश्यू हाइपोक्सिया टिश्यू में ठंडी क्यों लगता है? कमी, हाँ, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण विक्रमसाजी ठंड लगती है। हम जानते हैं कि हमारे खून में ही गर्मी रहती है, तो अपन जैसे किसी को एक डायलॉग बोलते हैं ना कि अरे तुम्हारे खून में बहुत गर्मी है, कोई बार बार नाराज होता है, तो एक्चुअली गर्मी जो है वो आरबीसी और एचबी में ही गर्मी रहती है, और ये जब निकल जाता है या कम हो जाता है तो ठंड लगने लगती है। सिंपल सी बात। टिश्यू हाइपोक्सिया, टिश्यू हाइपोक्सिया से उत्पन्न होती है। हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट के जो लिप्स हैं वो बैगनी कलर के हो जाते हैं, वायलेट कलर, ये दिखाई दे रहा है, इस कलर के हो जाते हैं। ये लिप्स जो है वो बैगनी कलर के हो जाते हैं, वायलेट कलर के, और मेजेंडा कलर भी कहते हैं उसको, क्योंकि उसको
हाइपॉक्सिया हो रहा है, कोरोनरी इन्फेक्शनरी इनसफिशियंसी और पल्मोनरी इनसफिशियंसी होती है, और ज्यादातर ये बुजुर्ग एज में या ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। हाइपॉक्सिया जो डेवलप होता है वो उन लोगों को भी हो जाता है जो लंबे समय तक ट्रेन में यात्रा करते हैं, थर्ड एसी में या सेकंड एसी में। तो जो एसी चलता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसलिए अपन पेशेंट को सलाह देते हैं जो यात्री हैं तो वो 10 मिनट 15 मिनट के लिए दरवाजा खोल के बाहर भी जा सकते हैं। ट्रेन का दरवाजा नहीं, एसी का दरवाजा, जहाँ टॉयलेट वगैरह रहती है वहां पर जाके 10-15 मिनट बिता सकते हैं और फिर अंदर जा सकते हैं। ट्रेन का दरवाजा खोल के बाहर कूदना की सलाह मत दे देना। तो ये बाहर मतलब एसी के दरवाजे से, ताकि ऑक्सीजन को ले सके। और बाकी अपन देखते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और अदर ट्रीटमेंट अपन क्या कर सकते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इसके लिए सिर्फ फोलवेट चलती है, यानी कि जो आयरन की टैबलेट्स रहती हैं इनका इस्तेमाल, विटामिन की टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, और सीवियर एनीमिया होने पर बीटी करते हैं। बीटी मीन्स द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट। ये अभी इसके केस में बहुत ज्यादा प्लाज्मा की जरूरत पड़ी कोरोना के केस में, और कई लोगों को उनकी कमी होती देखी गई, तो ऐसे में उसको फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। बाकी हीमोग्लोबिन की कमी का जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे अपन, फिर इसके बाद उसमें भोजन में कैसे लिया जा सकता है। हेलो सर, थोड़ा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के, हाँ बोलो तिकदार है। हाँ सर, हेमोलाइटिक एनीमिया, ये क्या? हेमोलाइटिक एनीमिया ये सिकल सेल और थैलासेमिया एनीमिया की प्रकार है क्या? हाँ, हेमोलाइटिक एनीमिया जो है सर, इसका मतलब आपने जो है वो शुक्रवार की क्लास नहीं कर पाए। बता रहे हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया हाँ तब होता है जब सामान्य जीवन काल के समय समाप्त होने से पहले लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। हर आरबीसी का जो जीवन रहता है वो 120 दिन का होता है, 120 days ऑफ द लाइफ ऑफ द आरबीसीज, बट द आरबीसीज आर डिस्ट्रॉय बिफोर हर लाइफ। उसके जीवन के काल के पहले, जैसे 120 दिन के पहले 90 दिन में या 100 दिन में अगर ये आरबीसी टूट रही है तो उसको अपन हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर कम कर देती है। कई बीमारियां, स्थितियां और कारकों के कारण शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया से कई गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, जैसे थकान, दर्द, इरिथमिया, हृदय का आकार। तो हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है कि वो अपने नॉर्मल जीवन से पहले नष्ट हो जाती है। और दूसरा आप जो कह रहे थे सिकल सेल एनीमिया, सिकल अपन ने बताए थे, हसिया को कहते हैं, और एक चित्र भी भेजे थे ग्रुप में, जो जिससे कोई फसल असल काटते हैं, जो क्वेश्चन मार्क बनता है, क्वेश्चन मार्क जैसी जो है वो आरबीसी का आकार हो जाता है। आरबीसी का आकार रहता है 8 शेप का, यानी बाइकॉनकेव, दोनों तरफ से दबी रहती है। एक टैबलेट का जिक्र किए थे अपन ने, पॉपिंस, जो इसकी पिपरमेंट किराने की दुकान में आती, पॉपिंस, वो दोनों तरफ से दबी हुई रहती है, और दोनों तरफ से दबी हुई रहना चाहिए, परंतु ये अगर हंसिये के आकार की या क्वेश्चन मार्क के आकार की हो जाती है, वो कहलाता सिकल सेल एनीमिया। तो ये दोनों में अंतर है टीकादारी। आप देखते हैं अपन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, और उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम, इसका सामान्य नाम आर्सेनिक एसिड भी है। ये दवा उन रोगियों को लेने की सलाह दी जाती है जिन्हें अत्यधिक खून निकलने से होने वाला एनीमिया या आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया के नाम से जाना जाता है। भूपेंद्र सिंह, ये नई बुक है, इसमें पेज नंबर नहीं बता सकते। मासिक धर्म या मलेरिया से ग्रस्त होना, इसके अलावा
दम घुटना, सीने में जलन, बेचैनी, जल्दी थकना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी महसूस करना, इस प्रकार के कोई सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो उसमें आर्सेनिक एल्बम नामक मेडिसिन को दी जाती है। 30 और 200 टेंसी में दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इफ द पेशेंट इज एक्यूट केस, एक्यूट यानी तुरंत का केस, द आर्सेनिक एल्बम 30 potency prescribed 2 to 3 times 4 globules, 4 to 5 globules, 3 to 2 times, and it is prescribed at 1 month approximately. हेलो क्या सर, वेट कब चढ़ाना पड़ता है? 8 पे चढ़ाना पड़ता है कि 9 पे? ब्लड बता रहे भूरा लाल जी, ब्लड की तब आवश्यकता होती है तब जब ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का, हीमोग्लोबिन नापते हैं। अगर हीमोग्लोबिन फीमेल में 7 से नीचे आ जाए या मेल में लगभग 8-9 आ जाए तब उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और पहले देखा जाता है कि इसके खून की कमी क्यों हो रही है, और कमी अगर मान लो कोई हेमरेज की वजह से है या ब्लीडिंग की वजह से, एक्सीडेंटल इंजरी, तो पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसके ट्रीटमेंट के बाद फिर अगर ज्यादा उसकी प्रॉब्लम हो रही तब ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो ग्रुप देख के चढ़ाते हैं और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देख के चढ़ाते हैं। ठीक है। सेकेंड है नेट। विश्वकर्मा जी, आवाज नहीं आई आपकी। क्या सर, मेरे पास पेशेंट आया था वो, जी 5 ग्राम था सर। हाँ, 5 ग्राम था सर उसका ब्लड। जी। हाँ तो उसको चढ़ा सकते हैं ब्लड, पर वो हॉस्पिटल में चढ़ता है, वो अपने क्लिनिक पे नहीं चढ़ा सकते। हाँ, क्योंकि मॉनिटरिंग होती है। सर, मेरे यहाँ कुछ पेशेंट हैं, वो जब भी HB कराते हैं तो साल भर पहले भी कराया, उसका 5 से 6 ही आता था। आज भी टेस्ट कराया 5 से 6, लेकिन उसको कोई वैसा दिक्कत नहीं होता है जनरली कि चढ़ाना पड़े या कुछ ज्यादा दिक्कत होता है। उसको एक काम करें कि एक बार सोनोग्राफी करा के देख लें कि उसके लीवर, किडनी वगैरह अगर सही है तो फिर उसका हीमोग्लोबिन उतने से ही काम चल रहा है तो ठीक है। क्योंकि पेशेंट में कई बार कोई सिम्टम नहीं आते, वो अपना नॉर्मल काम करते रहता है और उसका हीमोग्लोबिन कम रहता है। तब ऐसे पेशेंट को जो है वो सोनोग्राफी करा के देखते हैं कि लीवर या किडनी में किसी प्रकार का डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, इसके कारण काम चल रहा है मगर अंदर काम नहीं चल पा रहा है। वो देख के और फिर अगर सही है तो कोई जरूरी नहीं चढ़ाना, और अगर उसमें कहीं डिफेक्ट आता है तो फिर उसको सलाह दी जाएगी कि आप ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन कराएं। सेकेंड मेडिसिन है नेट्रम म्यू या नेट्रम म्यूरिटिकम, पूरा नाम है इसका। इसका सामान्य नाम फ्लोराइड ऑफ सोडियम है। इसकी टांग का, इसमें पैरों का सुन्न होना, जीभ में सूखापन होना, नियमित कमर दर्द होना, एनीमिया, आयरन की कमी, सिर दर्द तेज होना, दिल की धड़कन तेज होना, अनियमित होना यानी इरिथमिया, और मासिक धर्म में अनियमित रूप से खून बहने पर दवा कारगर साबित होती है। और जो इंग्लिश में भी अपन इसको बता देते हैं, द नेट्रम म्यूर इज कॉमनली नेम इज फ्लोराइड of sodium due to the deficiency of the HB in this medicine. Then leg are very numbness, dryness of the tongue, regularly backache. Backache means pain in lumbar region. Iron की कमी, deficiency of the iron, तेज सिर दर्द, severe headache, दिल की धड़कन तेज होना यानी कि टेकिकार्डिया, अनियमित होना इरिथमिया, और मासिक धर्म में अनियमित रूप से खून बहना। इट मींस द मेट्रोरेजिया एंड मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया मींस द मेंसेस बिटवीन 2 मेंसेस एंड मेनोरेजिया मींस द एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस। ये कंप्लेंट अगर होती है
तो इसमें नेट्राम्यूर नामक दवाई दी जाती है। नेट्राम्यूर 30 and 200 potency 4 to 5 times for 4 globus, approximately 15 days. Then after medication, again repeat the hemoglobin of the patient, then prescribe other medicine like first cyclamen europeum. साइक्लेमेम यूरोपियम इस दवा को तब लेने की सलाह दी जाती है जब आयरन की कमी से एनीमिया की शिकायत होती है। एनीमिया की जब जांच कराते हैं तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया निकलता है और ऐसे में लगातार एडी में दर्द होता है, मींस द पेन इन हील, अत्यधिक जलन, एक्सेसिव बर्निंग इन सोल, हाथ और पैर में असहनीय दर्द, एक्सेसिव पेन इन लेग एंड फीट, अनियमित मासिक धर्म, डिलीवरी के बाद खून की कमी होना, पोस्टपार्टल हेमोरेज एंड डिफिशियंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये साइक्लेमेन यूरोपियम तब दी जाती है 30 to 100 potency 4 to 4 globus 2 times 3 times। दीनदयाल जी आपकी आवाज कटी, रिपीट बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आपकी आवाज अभी भी कट रही। गुप्ता जी क्या बोले हैं, इन्होंने कुछ आइडिया हो तो बताएं। सर इनकी आवाज कट कट के आ रही थी, क्लियर नहीं आ रही। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आयरन डिफिशियंसी में एनीमिया की प्रॉब्लम में एक आपने मेडिसिन बताई है न्यूट्राम्यूर, और एक मेडिसिन इसके पहले बताई थी सर, वो प्लीज रिपीट कर दें। आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम नामक मेडिसिन है जो 30 और 200 पोटेंसी में दी जाती है और मलेरिया के केस में भी देते हैं अगर मलेरिया में खून की कमी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ राजेश गुर्जर जी ने लिख दिए हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम। इसके बाद 2 मेडिसिन और हैं जो दे सकते हैं एनीमिया में, वो है पल्सेटिल्ला। पल्सेटिल्ला इसे विंड फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। द पल्सेटिल्ला इज आल्सो नोन एज द विंड फ्लावर। इसमें पेशेंट को ठंड लगती, शिवरिंग, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी एंड श्लेष्मा झिल्लियां जैसी समस्याओं में बेहद कारगर है। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो श्लेष्मा या झिल्ली कहा गया, दिस इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन। एनीमिया में होने वाले अल्सर के ट्रीटमेंट भी इससे सलाह दी जाती है। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और द आरबीसीज, द GIT ulcer may create the patient and prescribe this type of medicine pulsatilla। इसके अलावा इससे पेट और कमर में दर्द, अल्सर की वजह से पेट दर्द, शाम के समय ठंड लगना, शिवरिंग एंड एक्सेसिव चिलनेस ड्यूरिंग द इवनिंग, बैकएक, आयरन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, निचले होंठ का बीच का हिस्सा फटना, द सेंटर पार्ट ऑफ द लोअर लिप और क्रैक, थकान और नसों में दर्द होना, एक्सेसिव टायर्डनेस एंड पेन इन द नस का मतलब है नर्व्स में, और समस्या में आदि समस्याओं में इसको लिया जा सकता है पल्सेटिल्ला। पल्सेटिल्ला फीमेल मेडिसिन मानी जाती है और इसमें ऐसे पेशेंट जो पल्सेटिल्ला के काबिल होते हैं उसमें फीमेल जो है वो बहुत सिंपैथेटिक होती है। सिंपैथेटिक फीमेल मतलब कि फीमेल चाहती है कि उसको कोई अगर वो रो रही है, वीपिंग कर रही है, तो उसको कोई छुपाए, उस किसी के कंधे पे सिर रख के वो रोए या इस प्रकार की बातें बैठ के करे। ऐसी फीमेल में अगर खून की कमी होती है तो पल्सेटिल्ला से लाभ होता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और अदर एनीमिया में सबसे बेस्ट मेडिसिन रहती है फेरम मेटालिकम, जो फेरस ऑक्साइड से बनती है, और बायोकेमिक में रहती फेरम फास। ये दोनों मेडिसिन के सिम्टम्स अलग अलग देखते हैं। पहले फेरम मेटालिकम, इसका सामान्य नाम आयरन ही है, दिस इज आल्सो नोन एज आयरन। यह दवा
उन लोगों को ज्यादा कारगर होती है जिन्हें आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया होता है। दिस इज बेस्ट मेडिसिन फॉर द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जिनकी स्किन पीली पड़ती जा रही है, इट मीन्स द स्किन इज पेलनेस। साथ ही कमजोरी महसूस करने वाले रोगियों को भी इस दवा के लेने की सलाह दी जाती है। तो स्किन में पेलनेस। सर एक बार दवा का नाम फिर से रिपीट कर दें प्लीज। इन सम फेरम मेटालिकम, FERRUMM METALLICUM, फेरम मेटालिकम। ओके सर, थैंक यू। हाँ, इसके अलावा हाथ पैरों में ठंड लगना, एक्सेसिव शिवरिंग और चिलनेस इन द फीट एंड हैंड, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, दिल की धड़कन बढ़ना, द टेकिकार्डिया, कूल्हे के जोड़ में अत्यधिक दर्द होना, पेन इन हिप जॉइंट, लंबे समय तक मासिक दर्द, मेंसेस विल बी डिले नॉट 3 to 4 days, it is approximately 7 to 10 days जैसी समस्याओं में यह दवा बेहद उपयोगी। इट इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस टाइप ऑफ सिम्टम, फेरम मेटालिकम। देन बायोकेमिक में एक दवाई है फेरम फॉस। फेरम फॉस जैसे कि बायोकेमिक की 12 फास रहती है, उसको 12 फास के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें जो दवाई रहती फेरम फॉस, वो मेडिसिन होम्योपैथी में उन सभी मरीजों को दिया जा सकता है जिनका कोई ना कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। और यदि आप एलोपैथी ड्रग्स के साथ देंगे तो एलोपैथी ड्रग्स अपना काम करेंगे, फेरम फास अपना काम करेगी। फेरम फास उसमें खून की कमी नहीं होने देती। तो इस प्रकार से दवाई दे सकते हैं। अब इसका डाइट बताएं उससे पहले सैल मंसूरी कुछ बोल रही हैं, उनकी सुन लेते हैं। बोलिए सैल मंसूरी जी। सर हीमोग्लोबिन का लेवल एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? हाँ, अकॉर्डिंग टू द एज एंड वेट द हीमोग्लोबिन स्टार्टेड फ्रॉम द 20 ईयर ऑफ द एज। 20 साल से लेके तो 45 साल की उम्र तक मेल और फीमेल का जो रेशियो रहेगा, उसमें फीमेल का 9 से 11 और मेल का 12 से 14 ग्राम परसेंटेज। उसके पहले या ओल्ड एज में ये परसेंटेज घट जाएगा, यानी कम भी अगर रहे तो चल जाता है, जैसे ओल्ड एज आफ्टर द 60 ईयर ऑफ द एज द हीमोग्लोबिन इन मेल 10 to 9 per gram percent and female 8 to 9% in general मिलता है। This is a normal condition of the patient. Sir, difference between RBC and hemoglobin, sir. RBC is a cell and hemoglobin is a protein. This is injected into the RBC. Means the hemoglobin are present inside the RBCs. It is a protein form and RBC is a cell. Red blood corpuscles. Corpuscles means the cell, and outer part of the cell is formed by cell membrane. It is cell membrane, and membrane between the cell and cell membrane, the oxygen are loaded inside the lungs, and after loading of the oxygen, the cell color is bright red, and after use of the oxygen, the cell color is dark red. सर मेरा ठीक है शिवराम जी। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, थैलेसीमिया मेजर और माइनर। आई एम सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। हाँ सर हिंदी से भी बता दीजिए। थैलेसीमिया। सर मैं बॉम्बे के डॉक्टर एम बी अग्रवाल का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने फोलिक एसिड लॉन्ग टर्म लेने के लिए कहा। थैलेसीमिया। हाँ संजय जी, थैलेसीमिया जो है वो अनुवांशिक, हाँ
थैलेसीमिया इज नॉट क्योर कंप्लीटली एक्चुअली. दिस इज ए डिसीज, अनुवांशिक रक्त विकार है जिस कारण शरीर कम लाल रक्त कणिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी से जूझता है. और इसमें जो फैक्टर रहते हैं अपने क्लॉटिंग फैक्टर, उसमें एक फैक्टर रहता है 12 नंबर का जो फैक्टर रहता है, तो उसकी कमी हो जाती है और बार बार उसको जो है वो इंजेक्शन को लेना पड़ता है. उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को यूज किया जाता है और थैलेसीमिया का जो इलाज है वो लाइफ टाइम चलता है. एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था. हाँ सर, बोल रहा था कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180 बाई डायलिसिस नीचे का 120 हो और कभी ब्लीडिंग हो तो फुरसामाइड 1 टाइम दे सकते हैं ना उनको, एम्पुल? फुरसामाइड के ब्लड प्रेशर से क्या मतलब? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए फुरसामाइड लगाते हैं ना. वो ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो तब अपन फुरसामाइड इसलिए देते हैं ताकि किडनी जल्दी से जल्दी यूरिन बना सके और यूरिन बनाकर और ब्लड प्रेशर को कम कर सके. पर उसको अपन सिस्टोलिक जब तक 150 के ऊपर नहीं जाता तब तक इस्तेमाल ना करें, यानी 100/150. उससे पहले इस्तेमाल ना करें. और सर कभी शर्मा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं श्यामल? जी सर, अगर हेमोग्लोबिन ठीक है 10 to 12 है तो सिर्फ प्लेटलेट ही पेशेंट में डाउन हो रहे हैं सर, ऐसा क्या सिम्टम हो सकता है? प्लेटलेट 50,000 60,000 ऐसे आ जा रहा है. हाँ, उसका कारण डेंगू बीमारी रहती है, जो डेंगू में प्लेटलेट की कमी रहती है. अगर डेंगू बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये कि उसको कोई हीमोलाइटिक प्रॉब्लम है जिससे कि प्लेटलेट की मात्रा में कमी हो रही है, जैसे कि बोन मैरो में डिफेक्ट आना, किसी प्रकार का नशा पत्ता करना, ऐसे ड्रग का इस्तेमाल करना. दवाइयां भी हो सकती हैं और ड्रग भी हो सकते हैं जो बोन मैरो को सप्रेस कर रहे हैं, उसके वजह से ये हो जाता है. लाइट में जो एक पेशेंट है, जो हीमोग्लोबिन या उनका ना लिम्फोसाइट जो है 50 के मतलब 70-75 रहता है. किसी डॉक्टर को दिखाते थे, बोलते हैं ऐसा कुछ है नहीं. तो हर बार जब भी वो कराता है 2-4 महीने में या किसी बीमारी पे तो लिम्फोसाइट बढ़ के ही आता है. कोई बात नहीं, उनका लिम्फेटिक जो है वो ज्यादा वर्क कर रहा होगा, इसके कारण जो है वो लिम्फोसाइट बढ़ा होगा. लिम्फोसाइट अगर ज्यादा रहता है तो उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं रहती. लिम्फेटिक अगर ड्रेन करता है तो अच्छी बात है, और एकदम एक्सेस नहीं होना चाहिए. उसके लिए हीमोलाइटिक टेस्ट किए जाते हैं. डाइट में अपन बता रहे थे कि टमाटर, अनार, एप्पल और अंजीर, ड्राई फ्रूट्स, गुड़, इनका इस्तेमाल करके पेशेंट का हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ाया जा सकता है या आरबीसी को बढ़ाया जा सकता है. ठीक है. और अपन देखेंगे थायराइड और उससे संबंधित बीमारी. हेलो सर, एक मेरा क्वेश्चन था सर. डेंगू में जो है जो होम्योपैथिक दवा दी है यूपिटोरियम, तो सर प्लेटलेट बढ़ाने के लिए तो इसको किस तरह देंगे सर? यूपिटोरियम की जो मात्रा है वो 30 to 100 के अलावा मदर टिंचर दे सकते हैं. उसका मदर टिंचर जो अर्क रहता है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर डेंगू हो ही गया है तो 30 to 100 से लाभ नहीं मिलता. उसको मदर टिंचर को 10 बूंद मदर टिंचर उसको 1 गिलास पानी में देना शुरू कर दें तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा. ठीक है. थैंक यू सर. अब सभी को गुड डे. बाकी क्वेश्चन कल